गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम फिजिक्स को। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर जो 4 थी, फोर्थ थी, वो चल रही थी। और यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर हम आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मल प्रोडक्ट एंड टी प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट एंड टी प्रोडक्ट। टी का मतलब है टाइम प्रोडक्ट है या टाइम ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम दोनों ऑपरेटर्स को डिफाइन करेंगे कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और किस तरह से ये काम करता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारे पास है सबसे पहले नॉर्मल प्रोडक्ट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टी प्रोडक्ट। तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं। तो पहला जो टॉपिक था वो हमारे पास है नॉर्मल प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट ये हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट। और इसके बाद टी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ फील्ड ऑपरेटर। मैं आपको क्वेश्चन भी लिखा के दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ फील्ड ऑपरेटर ऑफ फील्ड ऑपरेटर ऑपरेटर इस तरह से। तो हमारे पास क्या है कि दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला ऑपरेटर जो है वो एनिहिलेशन ऑपरेटर होता है। एनिहिलेशन ऑपरेटर होता है। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर होता है। क्रिएशन ऑपरेटर होता है। एनिहिलेशन ऑपरेटर को हम सिंपल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको अपन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रिएशन ऑपरेटर को हम ए डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एनिहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तो हमने सिंबल बनाया ही, हमें पता है। लेकिन कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि हमारे पास ए जो है वो एनिहिलेशन ऑपरेटर है और जो बी है वो हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर है। तो इस कंडीशन में हमें पता नहीं लगता कि भाई एनिहिलेशन कौन सा है और क्रिएशन कौन सा है। और फिर जब हम आगे विक्स थ्योरम पढ़ेंगे उनके अंदर भी अरेंजमेंट होता है कि नॉर्मल वो क्रिएशन एक तरफ हो जाए, एनिहिलेशन एक तरफ हो जाए। इसके लिए हम नॉर्मल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो नॉर्मल प्रोडक्ट जो है वो क्या कहता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। ए यहाँ पर क्या है, वही एनिहिलेशन ऑपरेटर है। और बी क्या है, यहाँ पर क्रिएशन ऑपरेटर लेके चल रहे हैं। और यदि इसका उल्टा कर दिया जाए यानी कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ बी ए, तो दोनों ही कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बी ए आती है। यानी कि नॉर्मल प्रोडक्ट ये कहता है कि जितने भी हमारे पास एनिहिलेशन ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड होंगे, राइट हैंड साइड होंगे। और जितने भी हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे हमारे पास लेफ्ट साइड होंगे। वो हमारे पास किधर होंगे, लेफ्ट साइड होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमारे पास बी ए ही होगा। और नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ बी ए वो भी हमारे पास क्या रहेगा, बी ए के इक्वल ही रहेगा। मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन और लिखवा देता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए वो मैंने समझाया है, अब आप नोट्स की तरह इसको उतार लेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है नॉर्मल नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट, डेफिनेशन में लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फ्री पार्टिकल ऑफ फ्री पार्टिकल
क्रिएशन एंड एनिलेशन, क्रिएशन एंड एनिहिलेशन, क्रिएशन एंड एनिलेशन, ऑपरेटर, ऑपरेटर in which all the creation operator, all the creation operator stand to left, stand to left। इसका मतलब हुआ कि जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर होंगे वो सारे सारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे। एंड ऑल द एनिहिलेशन ऑपरेटर, एनिहिलेशन ऑपरेटर, एनिहिलेशन ऑपरेटर stand to the left, to the right, sorry, to the right, is called normal product, normal product। ओके, और अब हम बात करेंगे, दो ऑपरेटर ले रहे हैं। इफ A is annihilation operator and B is creation operator, then normal product, किस तरह लिखेंगे आप? इसको इस तरह लिखेंगे कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। देखो हमने लिखा है कि जितने भी एनिहिलेशन ऑपरेटर हैं वो राइट हैंड साइड और जितने भी क्रिएशन ऑपरेटर हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होंगे। और ऐसे हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा बी ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, फर्क जो पड़ता है वो पार्टिकल्स का पड़ता है। बोसोन पार्टिकल के लिए अलग रहेगा, फर्मियन पार्टिकल के लिए लेगा। ये जो मैंने लिखा है ये हमारे पास फर्मियन पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा बोसोन के लिए। तो बोसोन के लिए क्या रहेगा? बोसोन के लिए रहेगा नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज इक्वल टू माइनस का बी ए। यानी कि ये जो वैल्यू है वो तो बराबर रहेगी और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। तो हम कुल मिला के इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ए। ओके, तो यहां पर प्लस जो है वो तो किसके लिए आएगा? बोसोन के लिए, ठीक है। किसके लिए आएगा? बोसोन के लिए। एक मिनट रुकना, मैंने पीछे शायद गलत बता दिया आपको। पीछे जो है वो ऐसे है, ये हमारे पास बोसोन के लिए है, ये हमारे पास बोसोन के लिए है और ये हमारे पास फर्मी के लिए, फर्मियंस के लिए, इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो वो इस तरह से हो जाएगा कि पॉजिटिव जो है वो तो बोसोन पार्टिकल्स के लिए है, बोसोन के लिए, और जो नेगेटिव है वो हमारे पास फर्मियंस के लिए होगा, ठीक है, इस तरह से।
तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी सिंपल, और एक दो प्रॉपर्टी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। ज़्यादा तो नहीं है, खैर दो ही आप काफ़ी हैं हमारे लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहली क्या है, यदि आपके पास नॉर्मल प्रोडक्ट ए बी प्लस सी डी प्लस और ई एफ कुछ इस तरह से हैं, तो इनका हम अलग अलग नॉर्मल प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ए बी फिर प्लस नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ सी डी प्लस नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ई एफ, और ऐसे ही आगे तक। ओके, एक ये रहता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है या वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है ए बी, और ये हमारे पास ऐसे भी होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड स्टेट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी रहती है। तो ये था हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट। अब हम बात करने वाले हैं टी प्रोडक्ट की। हम किसकी बात करेंगे, टी प्रोडक्ट की बात करेंगे। टाइम एवोल्यूशन या टाइम ऑर्डर ऑपरेटर क्या होता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइम या टी प्रोडक्ट, टी प्रोडक्ट, या फिर हम लिखेंगे इसको डायसन क्रोनोलॉजिकल प्रोडक्ट, डायसन क्रोनोलॉजिकल प्रोडक्ट। ओके, ये रहता है। तो इसको डेफिनेशन के साथ ही लिखते चलेंगे। तो ये क्या कहता है, टी प्रोडक्ट क्या कहता है कि आपके पास दो ऑपरेटर हैं और उनका टाइमिंग होगा, उनका एक टाइमिंग होगा, और जिस ऑपरेटर के लिए टाइमिंग कम होता है उसको हम लेफ्ट राइट साइड, और जिसके लिए टाइमिंग ज़्यादा होता है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं। बस इतना ही है, ठीक। और इसमें बोसोन और फर्मियोन का कोई लोचा नहीं, बोसोन के लिए फर्मियोन के लिए सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन इन टी प्रोडक्ट, इन टी प्रोडक्ट, इन टी प्रोडक्ट, इन टी प्रोडक्ट the operator occurs, the operators occurs in chronological order, in chronological order with the time running, with the time running, with the time running from left to right, from left to right, ठीक है। इसका मतलब होता है यानी कि दैट इज जितने भी ऑपरेटर हमारे पास जिनके लिए टाइम कम है वो राइट हैंड साइड, जिसके लिए टाइम ज़्यादा है वो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। दैट इज द अर्लियर ऑपरेटर, द अर्लियर ऑपरेटर the earlier operator operate first, operate first। इसका मतलब ये होता है यानी कि जो इसका जिसके लिए टाइम कम है अर्लियर जो है वो पहले ऑपरेट होगा, और पहले ऑपरेट करवाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दो ऑपरेटर हैं ए बी और इसको किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई किया, तो पहले कौन सा हो रहा है, बी, यानी कि बी किधर जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी कि अर्लियर ऑपरेटर हमारे पास राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, लेट अस कंसीडर टू ऑपरेटर, लेट अस कंसीडर टू ऑपरेटर, ऑपरेटर ax1 with time t1, with time t1, and operator b, operator b with time
विद टाइम t2, ओके। एंड हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि हेयर t, वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा, उसको तो अपन अलग से लिख लेंगे। तो टी प्रोडक्ट क्या क्या होगा हमारे पास, देखिए। तो हम लिखेंगे टी प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स वन एंड बी एक्स वन इज इक्वल टू द, इसकी दो वैल्यू होंगी हमारे पास, या तो ए एक्स वन एंड बी एक्स वन लिख ले, वन लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि यहाँ पर इसके लिए टाइम t2 था, तो t2 इज लेस देन t1 हो जाएगा, लेस देन t1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है b एक्स वन एंड ए एक्स वन, ऐसा लिखना चाहेंगे तो इसका मतलब होगा कि t2 ग्रेटर देन t1 होगा। यानी कि देखो t2 जो टाइम है वो कम है, इसलिए ये ऑपरेटर राइट हैंड साइड है। यहाँ पर t1 टाइम कम है, इसलिए ए ऑपरेटर राइट हैंड साइड है। यानी कुल मिला के हम बोलेंगे कि जिसके लिए टाइम कम है वो हमेशा सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे और पहले ऑपरेट होंगे। और इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम एक स्टेप फंक्शन टी थीटा का यूज करेंगे। तो देखो ऐसे लिखेंगे टी ए एक्स वन एंड बी एक्स वन, या फिर आप इसको ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास रहेगा कि थीटा टी वन माइनस टी टू एंड ए एक्स वन एंड बी एक्स वन प्लस थीटा टी टू माइनस टी वन एंड बी एक्स वन एंड ए एक्स वन। और यहां पर जो हमारे पास थीटा है, थीटा इज ए स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो ऐसे रहती है, थीटा टी वन माइनस टी टू जो होगा उसकी दो वैल्यू होंगी, या तो वन रहेगा या जीरो रहेगा। वन कब रहेगा, जब टी वन ग्रेटर देन टी टू होगा, और जीरो कब रहेगा, जब टी वन लेस देन टी टू रहेगा। और ऐसे ही यदि थीटा टी टू माइनस टी वन कर दें तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, यानी कि वन और जीरो कब कब आएगी, जब टी टू बड़ा होगा टी वन से, और यहाँ पर जीरो कब आएगी, जब टी टू लेस देन टी वन होगा। यानी कि इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये वाली छोटी होनी चाहिए, तब तो वन आएगा। अब देखिए यदि हम इसकी बात करें और कंडीशन हमने ये दे रखी हो कि टी वन ग्रेटर देन टी टू, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू वन हो जाएगी। तो हमारे पास टी प्रोडक्ट की वैल्यू केवल ये बचेगी, इसका मतलब ऊपर वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा, और इसके अपोजिट इसके अंदर ये आंसर हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल टी प्रोडक्ट था। और इसमें जो ये टी प्रोडक्ट है ये भी हमारे पास, यदि हम बोसोन पार्टिकल की बात करें तो ये टी प्रोडक्ट है फॉर बोसोन पार्टिकल, फॉर बोसोन पार्टिकल, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे फर्मियोन्स की तो इसके लिए तो आप इसी में दो नंबर डाल के लिख सकते हैं, फॉर फर्मियोन टी प्रोडक्ट, फॉर फर्मियोन टी प्रोडक्ट। तो वो हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा, टी प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स वन बी एक्स टू इज इक्वल टू, ये रहेगा ए एक्स वन बी एक्स टू और माइनस का बी एक्स टू ए एक्स वन, यदि हमने अलग अलग लिया तो है ना, एक्स वन एक्स टू लिया तो। और ये रहेगा टी वन ग्रेटर देन टी टू, और ये रहेगा टी वन लेस देन टी टू के लिए। यानी कि जब इनका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, इसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन हो रहेगा, ये फर्मियोन के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, फर्मियोन्स पार्टिकल्स के लिए रहेगा। और बाकी जब आप थीटा स्टेप फंक्शन यूज करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, टी प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स वन एंड बी एक्स टू, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास
थीटा T1 माइनस T2 एंड AX1 BX2 माइनस का, ये पे माइनस जो है ये माइनस आएगा, माइनस का थीटा T1 माइनस का, सॉरी ये है T2 माइनस का T1 और BX2 एंड AX1, ऐसा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। और फाइनली हमारे पास टी प्रोडक्ट और जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसके अंदर एक रिलेशन होता है। तो आपके लिए एक और टॉपिक कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मल प्रोडक्ट एंड टी प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट और टी प्रोडक्ट के अंदर एक रिलेशन होता है और वो क्या कहता है कि टी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, टी प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्लस नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी विद पेयरिंग। ठीक है ना, इसको बोलेंगे पेयरिंग टर्म्स, वन पेयरिंग टर्म्स, वन पेयरिंग टर्म्स, वन पेयरिंग टर्म्स। और इसको बोलेंगे नो पेयरिंग टर्म्स, नो पेयरिंग टर्म्स। और ये दो ऑपरेटर हैं, यदि इसके ज्यादा हुआ तो हमारे पास पेयरिंग बढ़ जाएगी। जैसे ए बी सी डी है तो हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी एंड प्लस नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी, और इसमें हमारे पास ए बी के साथ पेयरिंग करेगा प्लस नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी, अब ए सी के साथ पेयरिंग करेगा और ऐसे ही और चलता रहेगा। लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी ए बी सी और डी। इसमें क्या होगा, ए बी के साथ सी डी के साथ क्या कर लेगा, पेयरिंग। तो इसको बोलेंगे ऑल पेयरिंग टर्म्स। ये रहेंगे ऑल वन पेयरिंग टर्म्स और ये रहेगा हमारे पास नो पेयरिंग टर्म्स। वैसे हम इसको अगले जो टॉपिक है विक्स थ्योरम उसके अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो टी प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट को हमने बता दिया है, उसका मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताई, साथ में हमने रिलेशन बताया। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।